इस वीडियो में भारत का भूगोल के संपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य, उनका अवलोकन करेंगे तेज़ी से। ठीक है। और भारत का भूगोल एक मानचित्रण आएगा, इसमें मानचित्र से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनको हम डिस्कस कर देंगे, तो ये कंप्लीट दोनों हो जाएंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसमें कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में हैं। यह एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है और पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए, देशांतर, अक्षांश और जितनी भी भूगोल से संबंधित कॉन्सेप्चुअल जानकारी है वो हमने वर्ल्ड जियोग्राफी वाले वीडियो में दे दिया है, इसलिए यहाँ पर बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो लोग कॉन्सेप्चुअल और साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना चाहते हों तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसे मैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। वो 3 घंटे की वीडियो है, कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है और जो कंप्लीट वर्ल्ड जियोग्राफी के तथ्य हैं वो पहले आप लोग देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो ज़्यादा है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 6 बड़े देश हैं। भारत 7वें स्थान पर आता है, वहीं अर्जेंटीना 8वें स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्रम भी कभी कभी सरल के चक्कर में गड़बड़ा जाता है, याद रखिएगा। रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, उसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत 7वें स्थान पर है, फिर अर्जेंटीना है। विश्व की 2.4% भूमि जो है भारत के पास है, कुल भूमि क्षेत्र का देखें, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार भारत में निवास करती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती हैं, कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से, सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से, तथा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तथा पाक जल डमरू मध्य, ये दोनों क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले समुद्री क्षेत्र हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगे देश हैं। कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, जो 1893 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यही रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की भी सीमा बनाती है। भारत एवं चीन की सीमा को मैक मोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ रेखा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेडक्लिफ रेखा कहा जाने लगा, क्योंकि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था। तो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन्स के निर्धारित किया गया था। तो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको भी रेडक्लिफ लाइन कहा जाने लगा। जो सीमावर्ती देश हैं किस किस राज्य से संघ राज्य क्षेत्र से लगते हैं, जो नया सिनेरियो है, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो सीमा बॉर्डर जिससे लगा हुआ है, सबसे लंबा बांग्लादेश से है, 4096.7 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को टच करता है। चीन उसके बाद स्थान आता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को अब टच नहीं करता है चीन, अब लद्दाख को टच करता है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख
पहले केवल 4 राज्यों को टच करता था, मतलब 3 राज्य और मतलब पहले 4 राज्यों को टच करता था, अभी 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों को टच करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल उसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को टच करता है। म्यांमार उसके बाद आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को टच करता है। भूटान उसके बाद आता है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और अफगानिस्तान उसके बाद आता है, ये लद्दाख को टच करता है। 106 किलोमीटर लगभग ये लंबाई है इसकी। हालांकि ये वर्तमान में अगर देखें तो पीओके से इसकी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे इसकी सीमा लगती है। भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु अर्थात छोर पर क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं जो कि लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु को गहार माता या गुहार मोती भी कहते हैं स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे, तो गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वो दक्षिणतम सीमा है भारत की। ठीक, अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु प्रायद्वीप की बात करें कन्याकुमारी है। कामोरिन नाम से भी इसको जाना जाता है, केप कैमोरिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। आज जो हमने आप लोगों को ग्रुप में कोडिंग दी है जियोग्राफी की, रट लीजिएगा, बार बार लिख लिख के याद कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज़ें भी उसमें सम्मिलित हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का मानक समय IST प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निकट नैनी जो इलाहाबाद में ही स्थित औद्योगिक प्रदेश है। हालांकि कुछ मानक स्रोतों में मिर्जापुर भी आपको देखने को मिलता है, से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। छुआ से आपको याद रखना है। भारत के 2 राज्यों की सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती हैं। कौन कौन? मेघालय की सीमा असम से मिलती है और सिक्किम राज्य की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्य से मिलती है, वो है मेघालय और सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद लेह एवं जैसलमेर हैं। काफ़ी लोगों को यह शिकायत भी है कि बिहार में शायद आंसर की में लेह जिला दे दिया था सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, लेकिन मानक स्रोत जो हैं गृह मंत्रालय आदि की आप वेबसाइट देखें तो हाँ कच्छ जिला ही, कच्छ को ही सबसे बड़ा माना गया है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है और लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। संघराज्य क्षेत्र पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। तमिलनाडु में कराईकल तथा पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में यनम तथा केरल में माहे। तो 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। विभिन्न नाम भी हैं, ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। लेकिन इसमें दिल्ली को भी सम्मिलित कर लेंगे, चूँकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है तो दिल्ली को भी सम्मिलित कर लेंगे तो कुल 9 राज्य हो जाएंगे। तो जब भी प्रश्न आता है, इसके पहले जब प्रश्न पूछा गया है राज्य कितने स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश की सीमा, तो उत्तर आयोग ने माना है 9, तो आप भी मानेंगे 9 क्योंकि राज्य में उसमें दिल्ली जोड़ता है। ये भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी बाउंड्री तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है।
जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है उसके अनुसार। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तट रेखा से 24 समुद्री जो नॉटिकल मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कॉन्टिगस जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। वहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर ये पूछेगा तट रेखा से तो 200 नॉटिकल मील, अगर पूछेगा संलग्न क्षेत्र से कितनी दूरी है तो 24 जो समुद्री नॉटिकल मील है उसको आप घटा देंगे। अगर पूछेगा कि प्रादेशिक समुद्री सीमा से कितनी दूरी है तो 12 समुद्री मील 200 में से घटा देंगे आप। कोरी क्रीक कच्छ के रन में सर क्रीक के दक्षिण पूर्व में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान सीमा का विवादित हिस्सा है जो गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। भारत के स्थाकृतिक मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना अर्थात जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। धारवाड़ जो चट्टानें हैं सबसे ज़्यादा खनिज यहीं से प्राप्त होता है। लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि जैसे जो धात्विक खनिज हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं। कुडप्पा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक स्थान से इसका नाम कुडप्पा पड़ा है। तो सर्वाधिक विस्तार कुडप्पा में आंध्र प्रदेश में ही है इसका। चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार इसमें पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र में धात्विक खनिजों का अभाव है, अधात्विक खनिज यहाँ पाए जाते हैं। गोंडवाना की बात करें तो भारत का 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप, यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये दक्कन ट्रैप इसको कहा जाता है इस क्षेत्र को। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा इंटरनली पूछता है। तो भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का मैदान जो गंगा यमुना आदि का उनकी सहायक नदियों का मैदान है, प्रायद्वीपीय पर्वत व पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो एक एक करके पढ़ते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इस पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है जिसका भी निर्माण जारी है, जिसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुई है। टेथिस सागर के भूसन्निधि के कारण इसकी जो उत्पत्ति हुई है। वलन किसका हुआ है? जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में जब टकराया तब ये वलन की प्रक्रिया हुई, हिमालय का निर्माण हुआ। कल मैंने समझाया अच्छी तरीके से विश्व भूगोल वाले वीडियो में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तुरंत मैं शेयर कर दे रहा हूँ जेहो स्टडी पे, तो पहले वो देखिए फिर इसको देखिए। हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई व ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कम है, पूर्वी हिमालय में अधिक पाई जाती है। स्टेटमेंट पूरा ये याद रखिएगा, अर्थात ये पश्चिमी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है। तो पश्चिमी हिमालय में आपको जो हिम रेखा की ऊंचाई है, अर्थात सीधी सी बात है कि पश्चिमी हिमालय में आपको कम ऊंचाई तक पौधे मिलते हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में आपको अधिक ऊंचाई तक वृक्ष या पौधे जो हिमालयी पौधे हैं, हिमालय वनस्पतियां हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो हिम रेखा की ऊंचाई कहाँ पर अधिक है? हिम रेखा की ऊंचाई पूर्वी हिमालय में अधिक है, पश्चिमी हिमालय में कम है। वृहद हिमालय श्रृंखला की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। कश्मीर में अर्थात पश्चिम की साइड ये अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई जो है घटती जाती है हिमालय की। हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे से समानांतर फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम वृहद हिमालय, सबसे पहले वृहद हिमालय है, उसके पहले ट्रांस हिमालय है, हम आपको मानचित्र में बताएंगे, जिसका निर्माण जो हिमालय के भी पहले के हैं तो उसको ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। फिर वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के बाद मध्य या लघु हिमालय है और फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय है। तो इस तरीके से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है।
जो चौथा जो सबसे बाहरी भाग है ये है ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जिसे वृहद हिमालय कहते हैं सबसे ऊंची है। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। ये किसमें है? वृहद हिमालय में आते हैं। यह हिमालय की सबसे प्राचीन संरचना है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। वृहद हिमालय की बात हो रही है। वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है, अर्थात नंगा पर्वत से लेकर, जो पश्चिम में नंगा पर्वत है, उससे लेकर नामचा बरवा जो इंटेक्सियल मोड़ आपको मिलता है वहाँ तक वृहद हिमालय में ही जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, यह मिलान करने के लिए भी आ सकता है। वृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय है, इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। किसे? लघु हिमालय को। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहते हैं। यह जलोढ़ अवसादों से बनी श्रेणी है। नदियों के प्रवाह के कारण काफ़ी ये कट फट गया है, अर्थात नियमित नहीं है। ये नवीनतम श्रेणी भी हिमालय की है, शिवालिक श्रेणी। आइए इनका विस्तृत अध्ययन हिमालय का ऊर्ध्वाधर क्रम में और क्षैतिज क्रम में दोनों में कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तिब्बत हिमालय की, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का भाग न होकर हिमालय के पहले की संरचना है ये, ठीक। तो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय सबसे उत्तर में है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर और चौड़ाई 40 से 225 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये सभी ट्रांस हिमालय में आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, हिमालय की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दुनिया की जो सर्वोच्च सबसे मतलब कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। किसके बाद? माउंट एवरेस्ट नंबर 1 है, दूसरा नंबर इसका आता है। ये काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय में नहीं स्थित है, ध्यान रखिएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा, सिक्किम में जो अवस्थित है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है। किसमें है? राकापोशी लद्दाख श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी भी है। फिर वृहद हिमालय आता है ट्रांस के बाद। ट्रांस के दक्षिण में वृहद हिमालय है। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। यह उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, जो इंटेक्सियल मोड़ है नामचा बरवा के पहाड़ी तक, 25 किलोमीटर लंबा तथा 120 से 190 किलोमीटर चौड़ाई में है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी प्रवाह है और लेह जो है दाहिनी तट पर सिंधु नदी के स्थित है। इस श्रेणी में सर्वोच्च पर्वत चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत आदि स्थित हैं। किसमें? ये वृहद हिमालय में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। इस श्रेणी में जोजिला, शिवकीला, लिपुलेख, नाथुला, जीपला या जलेपला, बारालाचा, नीतिला आदि दर्रे भी मिलते हैं वृहद हिमालय श्रेणी में। गंगा यमुना नदी का उद्गम भी इसी श्रेणी से हुआ है। लघु या मध्य हिमालय, यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, जो वृहद हिमालय है उसके दक्षिण में उसके समानांतर फैली हुई है। 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, जिसकी ऊंचाई 3494 मीटर है, और बनिहाल, जिसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। दो प्रमुख दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। किसमें है? लघु या मध्य हिमालय में। इस श्रेणी में दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। तो धौलाधर श्रेणी किसमें है? लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व की ओर। इस श्रेणी में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि नगर, जो प्रमुख नगर है, स्थित हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग अर्थात गुलमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्गाल या पयार कहा जाता है। इस श्रेणी पर अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी प्रमुख है। कांगड़ा घाटी का विस्तार धौलाधर श्रेणी के निचले भागों से लेकर व्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है जो रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है। ये सभी लघु या मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। फिर दक्षिणतम जो हिमालय का हिस्सा है शिवालिक हिमालय, जो नवीनतम हिमालय है,
यह हिमालय की सबसे दक्षिणी या बाहरी सीमा है, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह पोतवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। शिवालिक को जम्मू में पहाड़ियाँ, अरुणाचल में डाफना, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पश्चिम की ओर हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर श्रेणियाँ हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान की तरफ इनमें खैबर, बोलन, बेलन और गोमल आदि दर्रे स्थित हैं। तो ये भी शिवालिक हिमालय के भाग हैं। सब शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम एवं मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार आदि ऐसे ही मैदान हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित हैं। ये मैकाले का पठार छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अभी मैकाले आदि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हिमालय हम पढ़ लेते हैं। हिमालय के 4 जो प्रदेश हैं, जो हिमालय का जो क्षैतिज आप अध्ययन करते हैं, तो क्षैतिज रूप से जो फैला हुआ है विभिन्न नदियों की सीमाओं के अंतर्गत इसको देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो सबसे पश्चिमी आप पढ़ेंगे तो पंजाब हिमालय पढ़ेंगे। इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई मिलता है, जिसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ शामिल हैं। इस हिमालय में कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति की घाटियाँ हैं, जबकि राकसताल और मानसरोवर झील भी पंजाब हिमालय का ही भाग हैं। जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, वृहद हिमालय में जास्कर और पीर पंजाल पर्वत, इनके बीच ही कश्मीर की घाटी, डल झील आदि अवस्थित है। तो पूछा भी गया था कश्मीर घाटी किसमें अवस्थित है, तो ये वृहद हिमालय और जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसके मध्य अवस्थित है। जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य। कुमायूं हिमालय इसके बाद आता है, अर्थात ये रहा आपका सतलज, सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से काली के मध्य जो भाग है हिमालय का, इसको कुमायूं हिमालय भी कहते हैं, उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं इसको। इसका जो विस्तार है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में उत्तराखंड राज्य में है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल व पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, माना आदि हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि झीलें तथा मीना एवं नीति या माना एवं नीति दर्रे इसी हिमालय में स्थित हैं। गंगा एवं यमुना नदियों का उद्गम भी कुमायूं हिमालय से ही हुआ है। उसके बाद जो तीसरा नेपाल हिमालय आता है, जिसका विस्तार काली से तीस्ता के बीच 800 किलोमीटर की लंबाई मिलता है और सबसे ज़्यादा विस्तार नेपाल हिमालय का ही है, 800 किलोमीटर तक। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, मकालू आदि भी यहीं पर स्थित है नेपाल हिमालय में। उसके बाद फिर असम हिमालय आता है सबसे पूर्व में। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, अर्थात तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है, 720 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीची है तथा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश में फैली है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कुला, कांगड़ा, चुमलहारी, काबस, जांग सांगला, पोहनी और नामचा बरवा है। इस भाग की प्रमुख नदियाँ दिबांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र हैं तथा जेलेपला, बुमला, सेला, तुंगा, योग्याप, कांगड़ी, कारपोला आदि दर्रे प्रमुख हैं यहाँ पे असम हिमालय में। तो हिमालय का जो प्रादेशिक क्षैतिज विभाजन है इसको याद रखेगा। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबाई है, सबसे छोटा है, सतलज और काली नदियों के बीच। नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा विस्तारित है, 800 किलोमीटर, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच। फिर असम हिमालय है, 720 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच। तीस्ता तथा दिहांग या दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। तो यह रहा हिमालय के बारे में हमने पढ़ा। अब पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण दिशा में ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं।
ये पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। कौन? मिजोरम। ये पहाड़ियाँ भारतीय मानसून की को दिशा प्रदान करती हैं। इस प्रकार ये पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत तथा नामचा पर्वत आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा नेपाल में तथा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा पर्वत भारत में अवस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, ये विभाजन भी याद रखिएगा, कौन कौन नेपाल में है, कौन कौन भारत में है। काराकोरम श्रेणी में कुछ प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन? सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो आदि। सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है तथा यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। विभिन्न दर्रे और किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं, किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। माना दर्रा ये भी उत्तराखंड में स्थित है। मोटर वाहन योग विश्व का सर्वोच्च दर्रा भी यह है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जो मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी प्रदान करता है। नाथुला सिक्किम में स्थित दर्रा है, जो दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। बूमला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर का प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। NH-44 यहाँ पर स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ता है। बारामूला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित दर्रा है, जो वर्तमान कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। बारामूला दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी में अवस्थित दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा है, जो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन है, जहां तीनों देशों की सीमाएं समीप पड़ती हैं, मिलती हैं। पांग साओ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला को यह तिब्बत से जोड़ता है, जो शिवकीला दर्रा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तरी मैदान की बात करें तो यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। दोआब का सामान्य अर्थ दोआब 2 नदियों के मध्य के भाग से होता है। रावी व चिनाब के बीच कौन सा दोआब है? रचना दोआब है। व्यास और सतलज के मध्य बीस्ट दोआब है, ध्यान रखिएगा। चिनाब और झेलम के मध्य जो दोआब है चाज या छाज दोआब है। व्यास और रावी के मध्य बारी दोआब है। और सिंधु झेलम के मध्य सिंधु सागर दोआब है। ये एकदम रट लीजिएगा। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तर मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाबर का मैदान, उत्तरी मैदान की बात हो रही है, यह शिवालिक के पर्वतपदी क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यहाँ नदियाँ मुख्यतः कंकड़ पत्थर के द्वारा जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंख का निर्माण करती हैं, जिनके आपस में मिलने के कारण भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है। भाबर के मैदान में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। तराई का मैदान इसके बाद आता है, ये भाबर है, उसके बाद तराई आया। तराई का मैदान यह भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। भाबर प्रदेश में विलुप्त नदियाँ यहाँ धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, जिसे तराई कहते हैं। नदियों के जल फैलाव के कारण तराई प्रदेश में अनेक दलदली क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो जैव विविधता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। बांगर का मैदान इसके बाद आता है और दक्षिण में आने पे यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है, जिनका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान निर्माण में बालू के निक्षेपण द्वारा कटक नुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, जिसे भूड़ के नाम से जाना जाता है।
खादर का मैदान इसके बाद सबसे दक्षिण में आता है। ये नवीन जलोढ़ क्षेत्र होते हैं। यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में स्थित है। लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। इनको क्या कहते हैं? खादर का मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत हैं उनकी बात करें तो अरावली श्रेणी का सबसे पहले जिक्र आता है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। वर्तमान में इसका अवशिष्ट ही बचा हुआ है अपरदन और अपक्षय के बाद। यह श्रेणी उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दक्षिण से जो रायसीना है वो इसी का भाग है। रायसीना जो पहाड़ियाँ हैं जिस पर दिल्ली स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई क्रमशः कम हो जाती है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि दक्षिण से उत्तर की बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है। दिल्ली के पास यह लगभग समतल है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। विंध्यन श्रेणी देखिए मानचित्र में समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। यह श्रेणी विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कगार के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती। कौन श्रेणी? विंध्यन श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। किसे? सतपुड़ा श्रेणी को। यह नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है, अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला काफ़ी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ तथा पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में अवस्थित हैं। तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है। इसके अलावा पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये कहाँ श्रेणी? महादेव श्रेणी में अवस्थित हैं। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है, अतः इसकी पश्चिमी ढाल काफ़ी तीव्र है। जो पश्चिमी ढाल है इसका वो काफ़ी तीव्र है। पूर्वी ढाल अपेक्षाकृत कम तीव्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर प्रश्न आया कि पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट पर्वत है, पठार है, क्या है? तो पश्चिमी घाट एक पठार है, या कगार अगर आए तो कगार नहीं आएगा तो पठार। जो पश्चिमी ढाल जो है जिसका काफ़ी तीव्र है, अर्थात यहाँ से गिरेंगे तो बचेंगे नहीं। पूर्वी ढाल आपको आराम पहुँचाएगा। ठीक है, अर्थात आराम से आप उतरते चले जाओगे। ये चीज़ याद रखिएगा। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है। पश्चिमी घाट के कई स्थायी नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई और कार्डामम के नाम से जानते हैं। कार्डामम या इलायची की पहाड़ियाँ भी इनको कहते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाएंगे तो ऊंचाई जो है कम होती जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है जो तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा है, 2637 मीटर है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? 2637 मीटर, दोद्दा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ऊटक मंडलम या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार अन्नामलाई एवं कार्डामम पहाड़ी के रूप में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कलसूबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी है। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है जिस पर कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन है। तो कोडाई कनाल हिल स्टेशन किस पे है? पालनी की पहाड़ी पे, जो कि अन्नामलाई के पूर्व में है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ये पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। वहीं पाल घाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। पूर्वी घाट की बात करें तो यह एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई
पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इसकी सर्वोच्च चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगाड़ा 1690 मीटर तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी तमिलनाडु है। इस श्रेणी का काफी अपरदन हो चुका है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, गढ़जात, नियामगिरी जो कि उड़ीसा में है, नल्लामलाई पालकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जवादी, शेवराय, मेलागिरी जो कि तमिलनाडु में है प्रमुख पहाड़ियां हैं। मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। भारत के प्रमुख पठार किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो काठियावाड़ गुजरात के काठियावाड़ में है। मेवाड़ या मारवाड़ का पठार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश फैला है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है। मेघालय का पठार मेघालय में है। दक्कन लावा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात को शामिल करते हुए लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ है। मालवा का पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तटीय मैदानों की बात करें तो तटवर्ती मैदान का निर्माण सागरी तरंगों द्वारा, अपरदन, निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तटीय मैदान को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण के कारण पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरा तट होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों तथा पोताश्रयों का विकास कठिन है। अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित हैं। कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को दक्षिण भारत का भंडार कहा जाता है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहीं धनुषकोडी है, जहां से राम सेतु के होने की बात की जाती है। पूर्वी तट पर स्थित लैगून झीलों में चिल्का तथा पुलकिट प्रमुख लैगून झीलें हैं। पूर्वी तट पर उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट कहते हैं। लौटते मानसून से इसी तट पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का मरीना पुलिन भारत का सबसे लंबा पुलिन या सबसे लंबा बीच है, मरीना बीच। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हैं, जो पश्चिम तट हैं। मालाबार तट पर अनेक लैगून पाए जाते हैं, जिन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है, कई लैगूनों को। इनमें वेम्बानद तथा अष्टमुदी ये प्रमुख लैगून हैं, प्रमुख कयाल हैं। पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोकर तट, गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक कन्नड़ तट, जबकि मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्ती मैदान मालाबार तट कहलाता है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा गोवा भी। तो ये 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। द्वीप समूह भारत के द्वीपों को बंगाली खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों में विभाजित किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे हुगली के निकट गंगा सागर द्वीप का। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की कुल संख्या लगभग 572 है, जिनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। इन्हें हिमालय एवं अराकानयोमा का दक्षिणी विस्तार भी माना जाता है। ये द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े और बड़े विषम हैं। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है सैडल पीक है, जबकि निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थोइलर है। क्या नाम है? माउंट थोइलर। पूरे द्वीप की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सैडल पीक ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी और बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट स्थित द्वीपों में से श्रीहरिकोटा जो प्रवाल निर्मित द्वीप है, न्यू मोर द्वीप, गंगा सागर और रामेश्वरम ये सभी प्रमुख द्वीप हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की उत्पत्ति मुख्यतः प्रवाल भित्तियों द्वारा हुई है। एंड्रॉयड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में कुछ द्वीप ही जलस्तर से सदैव ऊपर रहते हैं तथा शेष द्वीप उच्च ज्वार के समय जलमग्न हो जाते हैं। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है। द्वीप समूह संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीन द्वीपी
द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी द्वीप, दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान या लघु अंडमान तथा निकोबार जो कार निकोबार है इन द्वीप समूहों के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पैसेज कोको स्टेट कोको द्वीप जो म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर एलिफेंटा द्वीप स्थित है। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि से यह द्वीप पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तट राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। भारत का अफवाह तंत्र की बात करें तो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्थलाकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी हैं। इनमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है क्योंकि इनमें वर्षा से तो जल प्राप्त होता ही है, साथ साथ पर्वतों के जो ग्लेशियर पिघलते हैं, हिम पिघलने से भी इनको जल की आपूर्ति होती रहती है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्तों का निर्माण किया है। किसका? गार्जों या गर्तों का निर्माण किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों, तो इन्होंने गार्जों का, बड़े बड़े गार्जों का निर्माण किया है। ये नदियां अपने पर्वतीय भाग, चूँकि युवावस्था में ये नदियां रहती हैं, के साथ वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रक्रियाएँ, जलप्रपात का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद अनेक स्थलाकृतियों यथा समतल घाटियाँ, गोखोर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। तो आपने देखा 12मासी नदियाँ हिमालयी नदियाँ, वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। वर्षा जब नहीं होती है तो ये सूख सी जाती हैं, जबकि कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा जो विशाल अपवाह वाले क्षेत्र वाली नदियाँ हैं, ये वर्ष भर बहती हैं क्योंकि ये नदियाँ ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। तो इनको दोनों ही आते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, दोनों से वर्षा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जल गोदावरी, कृष्णा जैसी जो विशाल अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ हैं, यहाँ पर पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है विभिन्न मौसमों में। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली, यहाँ से आपको क्या ज्ञात होता है कि अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की समस्त नदियाँ मौसमी हैं या वो वर्ष भर नहीं बहती हैं या 12मासी नहीं हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए तो ये अपवाद आपको याद रहना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार तथा पंबा आदि नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी सबसे ऊपर, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, उसके बाद वैगई है। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम, सबसे लंबी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी, कावेरी, उसके बाद ताप्ती, घटता हुआ क्रम है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। 1960 के जो हिमालयी नदियाँ हैं वो नई हैं, है ना, अभी वो अपना मार्ग परिवर्तित कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र हैं ये नदियाँ अपना जो निम्न तल है वो प्राप्त कर चुकी हैं। तो अब उसी मार्ग में वो अब उससे निचाई पे नहीं जा सकती हैं, अपर्दन मैक्सिमम हो चुका है, तो अब वो निश्चित दिशा में बहती हैं। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चेनाब तथा झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा।
विभिन्न नदियाँ, उनके उद्गम या स्रोत। सिंधु की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, कैलाश पर्वत श्रेणी में, बोखर चू के निकट से निकलती है। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इनकी श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा तथा संगर दाहिने किनारे से तथा जास्कर बाएं किनारे से। मैदानी भाग में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज एवं ब्यास जो पंचनद हैं, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है तथा हिमालय से अत्यधिक गहरे गाज का निर्माण यह हिमालय में करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसमें जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यह अरब सागर में गिरती है। झेलम ये पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनागर के निकट शेषनाग झील से निकलती है। किशनगंगा, पोहरू और नल्लाह सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। यह वूलर झील से होकर बहती है, पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। झेलम चिनाब की बात करें तो लाहुल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट ये नदी निकलती है। मारुसूदर और नीरू इसकी सहायक नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्र और भागा दो धाराएं आकर मिल जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां इसको चंद्रभागा या फिर चिनाब के नाम से जानते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में बहती है, वहाँ से निकलती है। सियूल और बैरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। चिनाब की सहायक नदी भी ये रावी नदी है। तो रावी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है। व्यास की बात करें तो रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से निकलता है हिमाचल प्रदेश से। बन्नेर, चक्की और पार्वती इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह सतलज नदी से हरिके के निकट मिल जाती है, तो सतलज की सहायक नदी व्यास है। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब ये निकलती है तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देव प्रयाग नामक स्थान पे भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा कही जाती है। दाहिने से यमुना व सोन, बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा इसकी सहायक नदियां हैं। देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, जो सतह पंथ हिमानी से निकलती है। कौन? अलकनंदा। इसके पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर, पटना इसके तट पर स्थित हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कल वाले जो हमने मानचित्र दिया था, एशिया मानचित्र, उसमें विस्तृत चर्चा हमने की है। भारत के मानचित्र पे भी विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे। सतलज तिब्बत में स्थित राक्षस ताल या राकस ताल झील से निकलती है। स्पीति बाएं से और ब्यास दाहिने से इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर भाखड़ा, नागल बांध एवं गोविंद सागर जलाशय है। सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य जल विवाद भी है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है हिमालय में बंदर पुच्छ श्रेणी के ढाल पर उत्तराखंड से। दाएं किनारे से चंबल, बेतवा, केन, सिंध, बाएं किनारे से हिंडन, टोंस, सेंगर, रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। रिंद दिल्ली, मथुरा व आगरा इसके तट पर स्थित हैं। प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है, जहां इसको संगम कहा जाता है। इसके जल को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच जल विवाद रहता है। रामगंगा ये गढ़वाल हिमालय में निकलती है उत्तराखंड से। खो और एरिल इसकी सहायक नदियां हैं। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा हिमालय में माप, चाचुंगो हिमनद से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से। राप्ती, शारदा, सेती व बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहा जाता है। शारदा कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से निकलती है। धर्मा, लीसड़, पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। इसे काली, सरयू, गोरी गंगा आदि नामों से जाना जाता है। यह बहरम घाट के निकट घाघरा में मिलती है। गंडक ये नेपाल हिमालय से निकलती है। काली गंडक और त्रिशूली इसकी सहायक नदियां हैं। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। चंबल, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। काली, सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी घाटी में गहरे महाखड्ड या खड्ड भूमि पाए जाते हैं। सोन अमरकंटक का पठार से निकलती है मध्य प्रदेश से। रिहंद और कनहर इसकी सहायक नदियां हैं। यह पटना के निकट गंगा मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच जल विवाद इसमें रहता है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है पश्चिम बंगाल में। मेची और रतवा इसकी सहायक नदियां हैं। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कोसी ये पूर्वी नेपाल से निकलती है। अरुण, सुन, कोसी और तैमूर इसकी सहायक नदियां हैं। अपना मार्ग बदलने तथा बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड से।
कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसे बंगाल का अशोक भी कहा जाता है। अत्यंत प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। सुबनसिरी, जिया भरेली या कामेंग, तीस्ता एवं मानस ये दाहिने से, और दिबांग, लोहित, कापिली और धनसिरी बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी अरावली श्रेणी में राजस्थान से निकलती है। बंडी, सुकरी और जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। ये कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश से। हिरण, बरना, दूधी तथा तवा, शेर, शक्कर इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात स्थित है। भड़ोज के निकट एस्चुअरी का निर्माण कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ताप्ती या तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना इसकी सहायक नदियां हैं। यह सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर स्थित शहर है। साबरमती राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। वकल, सेई, हथमती और वतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी से निकलती है। हसदेव, तेल, इब और शिवनाथ इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कटक के निकट यह बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्राह्मणी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कारो, शंख और टिकरा इसकी सहायक नदियां हैं। राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कांची, रारू और करकारी, दुलांग ये सहायक नदियां हैं। जमशेदपुर इसके तट पर स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी पश्चिम घाट में पर्वत में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर और मंजीरा सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसे लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के बीच जल विवाद रहता है। कृष्णा महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल विवाद है। कावेरी कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती कर्नाटक से। हेमवती, काबनी, भवानी, अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें वर्ष भर जल रहता है। श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम इसके महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इस नदी को लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच जल विवाद है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गंगा जो नदी तंत्र है उसमें निर्मित विविध प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एवं अलकनंदा मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में पिंडर एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना नदी मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, जमुना उत्तर बांग्लादेश में, पद्मा मध्य बांग्लादेश में, मेघना दक्षिणी बांग्लादेश में कहते हैं। संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती। कौन सी नदी? संकोश नदी। प्रमुख झीलें जो भारत की हैं, पंजाब में हरिके, रोपड़ और कंजली। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, मानसी गंगा, मोती झील, कीठम, बेला सागर, बरुआ सागर, शेखा झील। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर, सेंचल, संतरगच्ची झील। उड़ीसा में अंशुपा और चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। हालांकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी सांभर झील है, ठीक है, खारेपन में सबसे बड़ी झील है वो। लेकिन लैगून झील अगर देखें तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। मध्य प्रदेश लोअर लेक और भोजताल जो अपर लेक जिसको कहते हैं ये झीलें हैं। महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा, लोनार, पशान, पोवई, रंकला, शिवसागर, उपवन, तलाऊपल्ली, वेन्ना, सलीम अली सरोवर ये सभी महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख झील हैं। कर्नाटक में बेलांदूर, उलसूर, हेब्बल, लालबाग, पुत्तनहाली, अगरा, माडीवाल, करंजी, कुकराहल्ली, लिंगमबुद्धि, पंपा सरोवर।
केरल में अष्टमुदी वेम्बनाड, वेम्बनाड में यहाँ लैगून झील राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। सष्टम कोट्टा, वद्दा कचेरा, वेल्लायनी। तेलंगाना हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, दुर्गम चेरुवु। तमिलनाडु में बेरिजम, चेम्बराम्बकम, कोडाई कोनाल, ऊटी लेक, पूझल, रेड हिल, सिंगानलुर, शोलावरम और वीरानम। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, पुलिकट झील, पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। असम में दीपोर बिल, चंदुबी, हाफलांग, सोनबिल, चपनाला। अरुणाचल प्रदेश में सांगेतसर, माधुरी झील को बोलते हैं। नागालैंड में शिलोई, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मिजोरम में पलक दिल, तमदिल, रुगदिल। मणिपुर में लोकटक, केबुल लामजाओल नेशनल पार्क इसी में स्थित है। मेघालय में उमियम, बारापानी जिसको कहते हैं। बिहार में कंवर मोती झील, बिहार में कंवर मोती झील, एक मोती झील उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। घोरा कटोरा झील। गुजरात में नल सरोवर, हमीरसर, कंकरिया, नारायण सरोवर, थोल, वस्त्रपुर, लखोटा और सुरसागर। हिमाचल प्रदेश में भृगु, दाशिर, धनकर, करेरी, खज्जियार, मछैल, पोंग जिसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में डल, पैंगासो, सोमिरिरी, वूलर, मानसबल, सुरिनसर, मानसर, शेषनाग, टुलियन, वेरीनाग, अनंतनाग झील। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, सात ताल, नौकचिया ताल, डोडी ताल, रूपकुंड, वासुकी ताल, मालाताल, खुरपा ताल। सिक्किम में गुरु डोंगमार, खेचोपालरी, सोमोगो, सोलोमू। भारत की सबसे ऊंची झील सोलामू झील है, सिक्किम में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंची। हरियाणा बड़खल, ब्रह्म सरोवर, कर्ण, सन्निहित सरोवर, सूरजकुंड, तिलयार, ब्लू बर्ड, दमदमा। चंडीगढ़ में सुखना झील। राजस्थान में ढेबर, उदयपुर स्थित खारे जल की झील है। केलाना, जया, नक्की, पंचपद्रा, पुष्कर, अनासागर, राजसमंद, सांभर। सांभर जो है अंतःस्थलीय बृहदतम खारे जल की प्लाया झील है। रामगढ़, मन सागर, फतेह सागर, पिछोला, रंग सागर, स्वरूप सागर, गडीसर, लुनकर सर, जयसमंद, डीडवाना झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर बनी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। वूलर झील झेलम नदी द्वारा पोषित एक गोखुर झील है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है, इसमें विलिंगडन द्वीप स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। कर्नाटक में जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, गोकक घाट प्रभा नदी पर, ये सभी जलप्रपात हैं। झारखंड में हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, साडनी शंख नदी पर, दसम कांची नदी पर स्थित जलप्रपात हैं। भारत की जलवायु को ऋतु चक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में तेज, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं जो लू के नाम से जानी जाती हैं। इस ऋतु में तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले पड़ते हैं जिन्हें मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। इसके कुछ स्थानीय नाम हैं जो निम्नलिखित हैं। नार्वेस्टर, इसको पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कहा जाता है। यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। काल बैशाखी, पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम काल बैशाखी है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कहा जाता है, काफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होता है। आम्र वर्षा, ये दक्षिण भारत में आम के जल्दी पकने में सहायक होता है। बोर्डोई चिला, नार्वेस्टर का असम में स्थायी नाम बोर्डोई चिला है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस समय उत्तर भारत में उष्ण अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ के शिवालिक तक पहुंचने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। इस गर्त को भरने के लिए हिंद महासागर की समुद्री पवनें, जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी पवन कहा जाता है, का उत्तर पूर्व की दिशा की ओर भारत में प्रवेश होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के इस आगमन को मानसून प्रस्फुटन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। टकराने के बाद
एक अरब सागर का शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। भारत में ये भी शाखाएं कई भागों में बढ़ जाती हैं। ये हम मानसून, आपको यहाँ पर इतनी यदि जानकारी नहीं लेनी है प्रीलिम्स के लिए। भारत में मेघालय राज्य का मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के थार मरुस्थल एवं लद्दाख के लेह क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर होने के कारण पूर्ण वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में आता है, क्योंकि सारी वर्षा जो है जब तट से टकराता है तो पूर्वी ओर तो वर्षा हो, पश्चिमी तट पे तो वर्षा होती है, लेकिन जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी ढाल है जो पर्वतों का, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वो वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। जबकि उसके ठीक पश्चिम में पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर महाबलेश्वर में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की अवस्थिति दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा के समानांतर तथा तमिलनाडु के आंतरिक भागों के वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के कारण यह क्षेत्र दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी आती है। तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, कमज़ोर होता जाता है मानसून। शरद ऋतु की बात करें तो वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, जिसका समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। इसे लौटता हुआ मानसून का मौसम भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इस मौसम में प्रायः वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कई चक्रवाती तूफान विकसित हो जाते हैं, क्योंकि चक्रवातों के लिए जो निश्चित दशाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। शीत ऋतु, इसका काल मध्य नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। उत्तर भारत में उच्च दाब का निर्माण होता है एवं पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। इसे शीतकालीन या लौटता मानसून भी कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को इससे वर्षा प्राप्त होती है, बहुत भारी वर्षा होती है वहाँ। इसी समय भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रवेश करती है, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की वर्षा और जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में हिमपात होता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, मतलब पश्चिम की से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत ऐसी वनस्पतियां आती हैं जो लंबे समय तक बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उगती तथा वृद्धि करती हैं। मिट्टी तथा जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रमुख जलवायु परिस्थिति तथा वनस्पतियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांची या अनूप वन या जिसको मैंग्रोव वन कहते हैं, इतने भागों में। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वन वृक्षों की लंबाई 50 मीटर से भी अधिक हो सकती है। इन वनों में स्तरीकरण पाया जाता है, अर्थात भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ, उनके ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष तथा सबसे ऊपर लंबे वृक्ष होते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी इत्यादि हैं। अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं, जिनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक तथा कैल हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। पूछा गया प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्र में कौन फैले हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जहां वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन तथा जहां कम वर्षा होती है वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन, कुसुम आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 मीटर तक ही होती है। ऐसे वन प्रायद्वीपीय भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल इत्यादि प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसे वन भारत में दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, नीम, पलास इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। पर्वतीय वन, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन की बात करें तो इस भाग में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार पाई जाती हैं, जो इमारती लकड़ी में प्रयुक्त होने के कारण बहुमूल्य हैं। 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन एवं चारागाह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के चारागाहों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन, इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी इत्यादि पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले ट्रॉपिकल माउंटेन वनों को 16 वन या 16 कहते हैं, कई बार पूछा भी गया है। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां मग्नोलिया, सिनकोना और वेटल हैं। विलांचली या अनूप वन या मैंग्रोव वन, भारत में अनूप वन आर्द्र क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, जो खारे जल से प्रभावित नहीं होते हैं। मैंग्रोव वन अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक फैले हुए हैं। इसके अलावा महानदी, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी ये वन पाए जाते हैं। भारत की मृदा की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संरचनात्मक मृदा, खनिज मृदा के रंग व संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, जो कि जिसका सर्वाधिक विस्तार है, पोटास एवं चूना की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान तटीय क्षेत्र। प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। धान, गेहूं आदि फसलों की कृषि यहाँ पे होती है। काली या रेगुर मृदा, पोटास एवं चूना की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दक्कन का पठार, महाराष्ट्र में सर्वाधिक इसका प्रसार है इस मिट्टी का। टिटानीफेरस, मैग्नेटाइट, एल्युमिनिया इत्यादि की उपस्थिति मिट्टी का रंग काला करती हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती होती है। लाल पीली मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग निर्धारित होता है। निक्षालित मृदा मुख्यतः ये होती है, निक्षालन कारण इसका निर्माण होता है। मोटे अनाज, दलहन एवं चावल की खेती इसमें की जाती है। लेटेराइट, लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कर्नाटक, केरल आदि में ये विस्तारित है। निक्षालित मृदा, ये भी निक्षालन से इसका उत्पत्ति होती है। काजू, चाय, कहवा एवं मसालों की खेती यहाँ पे की जाती है इस मिट्टी में। मरुस्थली या शुष्क मृदा, लवण की अधिकता होती है। कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी होती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी राजस्थान आदि में इसका विस्तार है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से कृषि की जाती है इसमें। गेहूं, बाजरा, मोटे अनाज आदि की खेती होती है मुख्यतः। लवड़ी, रेह या कल्लर मृदा, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अधिक होते हैं। नाइट्रोजन एवं कैल्शियम की कमी होती है। पश्चिमी गुजरात, सुंदरवन और डेल्टा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण इनका जन्म होता है। गेहूं, चावल की कृषि इसमें होती है। पीट एवं दलदली मृदा, घुलनशील लवणों की पर्याप्तता, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये तटीय क्षेत्रों में विस्तारित हैं। मैंग्रोव का विकास यहाँ पर हुआ है। धान की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। भारत की चंबल घाटी, उत्खात भूमि जिसको कहते हैं, मृदा अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित है। इसके बाद शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र भी ये उत्खत भूमि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ भी काफ़ी मृदा अपर्दन हुआ है। विभिन्न खनिज और पाए जाने वाले क्षेत्र, लौह अयस्क उड़ीसा में मयूरभंज क्षेत्र, जिसमें गुरु महिसानी बादाम की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं।
क्योंझर, कटक, कोरापुट ये सभी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, डल्ली, राजहरा की खान, बस्तर बेलाडीला की खान जो कि एक मशीनीकृत खान भी है भारत की सबसे बड़ी, ये लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ में। झारखंड में सिंह भूमि, नोवा मुंडी एवं गुआ लौह खान। कर्नाटक में बेल्लारी क्षेत्र, सुंदर हॉस्पेट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसे। शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बूदन की पहाड़ी, चंद्रपुर, बीजापुर, डुमकुर। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, सॉरी ये डुमकुर तक केवल पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसके बाद तांबा का क्षेत्र आता है। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर में, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर में, तेलंगाना में वारंगल में, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कुर्नूल में, बिहार में गया में। तांबे की 3 प्रमुख खानें मलाजखंड मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी राजस्थान में है, घाटशिला झारखंड में है। सोना की बात करें तो सोना 3 प्रमुख प्रदेशों में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। कर्नाटक में कोलार एवं रायचूर, चैंपियन रीफ, मैसूर रीफ, ओकले रीफ खान जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में रामागिरी क्षेत्र अनंतपुर में जो स्थित है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोना पाया जाता है। चांदी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में राजस्थान के उदयपुर जिले का आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में, इसमें राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर खान में जस्ता, सीसा व चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में बात करें अभ्रक की तो कोडरमा फेमस है अभ्रक उत्पादन के लिए। हजारीबाग का पठार, इन क्षेत्रों में रूबी किस्म के अभ्रक पाए जाते हैं। इनका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी अभ्रक का भंडार पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर में। मैग्नीज की बात करें तो कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़, उड़ीसा में क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ ये मैग्नीज के लिए फेमस है। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, झारखंड में लोहदरगा, गुजरात में कच्छ, जामनगर, साबरकांठा और मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट। हीरा के अगर क्षेत्र में देखें तो मध्य प्रदेश में पन्ना, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कृष्णा नदी बेसिन जिसको आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, यहाँ कोहिनूर हीरा यहीं पर मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा हीरा कहाँ कहाँ स्थित है। लौह अयस्क की बात करें तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र भारत में है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैग्नेटाइट, इसमें लौह धातु का अंश 72% तक होता है। यह काले रंग का और सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क है। हेमेटाइट, इसमें धातु का अंश 60 से 70% तक होता है। लाल रंग का यह अयस्क दूसरा सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार के ही पाए जाते हैं। लिमोनाइट, इसमें धातु का अंश 35 से 50% तक ही होता है। यह पीले रंग का होता है। सीडेराइट, इसमें धातु का अंश 30 से 40% तक होता है। इसका रंग भूरा होता है। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क है। भारत के ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैल संरचनाओं में, अपनति तथा भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 40% उत्पादन मुंबई हाई से होता है। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र जो निम्नलिखित हैं। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में डिगबोई, सुरमा घाटी, नहरकटिया, मोरान और शिव सागर। डिगबोई की बात करें तो ये असम और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। गुजरात में अंकलेश्वर, नवागांव, मेहसाणा, कलोल, कोसांबा तथा लुनेर क्षेत्र। महाराष्ट्र में मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में मुंबई हाई एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। 1973 में इसकी खोज हुई जबकि 1976 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। बसीन तेल क्षेत्र इसी क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान बाड़मेर जिले में रागेश्वरी, मंगला, भाग्यम, सरस्वती तथा ऐश्वर्या क्षेत्र प्रमुख हैं। कृष्णा गोदावरी या केजी बेसिन में यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस दोनों का भंडार है, ध्यान रखिएगा। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है जबकि शेष, अब कोयले की बात हो रही है, भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है जबकि शेष 2% टर्सरी युगीन चट्टानों में मिलते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले की गुणवत्ता निश्चित होती है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा 90% होता है, अतः यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। भारत में बिटुमिनस कोयले
कार्बन जिसमें 75 से 90% का सर्वाधिक खनन और उपयोग होता है। 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पहली कोयला खान खोली गई थी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में भी कोयला पाया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। झारखंड में यहाँ दामोदर नदी घाटी में झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह तथा डाल्टनगंज की प्रमुख खानें हैं। यहाँ से उन्नत प्रकार का कोकिंग कोल मिलता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रमुख कोयला क्षेत्र है। अन्य प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हसदेव, रामपुर, सोनहाट है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी में सिंगरेनी व तांडूर प्रमुख कोयला खाने हैं। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, उड़ीसा में महानदी घाटी और तालचेर, असम में नाजीरा, लखीमपुर तथा माकूम क्षेत्र, मेघालय में गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियों से कोयला खनन किया जाता है। राजस्थान में पालना नामक स्थान से लिग्नाइट कोयला का खनन किया जाता है। तमिलनाडु नेवेली या निगवेली क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला का खनन किया जाता है और लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में ही है, मतलब नेगवेली में ही है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट में एंथ्रासाइट कोयला का खनन किया जाता है। चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश हैं। चूना पत्थर के डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। तापी ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात हैं। सौर ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु हैं। भारत में आणविक खनिज की बात करें तो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में आणविक खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत के प्री कैम्ब्रियन एवं धारवाड़ काल की चट्टानों में आणविक खनिज पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम और थोरियम प्रमुख खनिज हैं। पिच ब्लेंड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत का अधिकतर यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। जादूगोड़ा खनन केंद्र झारखंड इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सीकर, अलवर प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश में संकरा पहाड़, नेल्लोर में तथा तुमलापल्ली यूरेनियम के प्रमुख भंडार हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला तथा मेघालय में दोमिया, सिएट, जयंतिया तथा खासी पहाड़ियाँ में भारत के प्रमुख यूरेनियम भंडार स्थित हैं। थोरियम भारत के आणविक ऊर्जा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसका सर्वाधिक भंडार है, ध्यान रखिएगा। थोरियम मोन्जाइट तथा इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। मोन्जाइट जो बालू है केरल में मुख्यतः पाई जाती है, वहाँ से ये केरल के तटीय भागों के साथ साथ तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय बालू में भी पाए जाते हैं। अन्य प्रमुख ऊर्जा स्रोत तो आणविक ऊर्जा की तरह जैव ऊर्जा या बायोमास भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। जैविक उत्पादों जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई, शहरी कूड़े कचरे आदि पदार्थों का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। गोबर गैस भी इसी में शामिल है। कुल पौधों का उत्पादन जैव ईंधन के लिए किया जाता है, जैसे जेट्रोफा, पोंगामिया आदि। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत तथा संपूर्ण विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ रहा है। 2022 तक भारत सरकार ने 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा से रखा है। अभी जो 2030 तक है, 2030 तक कितने गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है? कितने गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है? पहले 450 गीगावाट रखा गया था, लेकिन बाद में इसको COP26 जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था उसमें बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया है। 2030 तक लक्ष्य रखा है। भारत में अभी पवन ऊर्जा से तापीय एवं जल विद्युत के बाद सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रमुख राज्य हैं। सौर ऊर्जा से 2022 तक 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में सौर तापी तथा फोटोवोल्टेइक जैसे दो माध्यमों से भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादक प्रमुख राज्य राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात हैं। तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अन्य स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो तरंग ऊर्जा किस राज्य में स्थापित है? विझिंगम में, तिरुवनंतपुरम केरल में। ज्वारीय ऊर्जा गुजरात के कच्छ एवं गंबात की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में। समुद्र तापीय ऊर्जा तमिलनाडु के कुलशेखपट्टनम तथा अंडमान निकोबार में अनुसंधान कार्य इस पे जारी है। भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पूगा घाटी, उत्तराखंड में तपोवन में इसकी स्थापीय क्षमता है। भारत के उद्योग लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है।
1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील टिस्को की स्थापना की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया जैसे आयरन स्टील प्लांटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है। यह एक महारत्न कंपनी है। कोयला क्षेत्रों में स्थित लौह इस्पात केंद्र बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो आदि हैं। लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर हैं। तो कोयला क्षेत्रों में स्थित लौह इस्पात का केंद्र बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो हैं। लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर हैं। ध्यान रखिएगा, कोयला व लौह क्षेत्र के मध्य में स्थित जमशेदपुर है। तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम में। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। लौह इस्पात उद्योगों का जो विवरण है उसके अंतर्गत टिस्को जमशेदपुर झारखंड में, उड़ीसा के गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़, मयूरभंज से और झारखंड के नोआ मुंडी खान से यहाँ पर प्राप्ति होती है लौह अयस्क की। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित है, तत्कालीन सोवियत संघ के। डल्ली राजहरा से इसको प्राप्त होता है। भारतीय लौह व इस्पात संयंत्र बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में, इसको सिंहभूम से प्राप्त होता है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र भद्रावती, कर्नाटक, यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त होता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है, नोआ मुंडी से प्राप्त होता है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित है, क्योंझर से प्राप्त होता है। बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से स्थापित है, उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र से प्राप्त होता है, यहाँ पर क्योंझर से। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये बैलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त करता है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, बाबा बुदन की पहाड़ी से प्राप्त करता है। पारादीप इस्पात संयंत्र उड़ीसा में क्योंझर से प्राप्त करता है। विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना 1923 में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग यह भारत का परंपरागत उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में हुई, पर यह असफल रहा। पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक सूती कपड़ा मिलें हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना अग्रणी राज्य हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कागज उद्योग, इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में सेलुलोज की लुगदी, मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खोई तथा रद्दी कागज का प्रयोग होता है। भारत में कागज निर्माण में सबसे अधिक बांस का प्रयोग होता है। 1832 में पहले आधुनिक पेपर मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में हुई थी। मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है नेपानगर के बारे में। होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। जूट उद्योग, भारत में गोल्डन फाइबर या जूट उद्योग का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में हुगली नदी किनारे रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कुल जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, असम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश में भी जूट उत्पादन होता है। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है जो भारत में गन्ने की खेती पर निर्भर है। भारत की जलवायु गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है, जिसकी वजह से भारत में मैदानी क्षेत्र तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर कृषि होती है। गन्ने में उपस्थित सुक्रोज चीनी निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है तथा गन्ने में इसकी प्रचुरता ही गन्ने की गुणवत्ता तथा चीनी उत्पादन को सुनिश्चित करती है। हाल के दिनों में भारत में चीनी उद्योगों का दक्षिणी राज्यों तथा महाराष्ट्र में तीव्र से विकास हुआ है। चीनी के उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे। देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, किंतु चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कभी उत्तर प्रदेश तो कभी महाराष्ट्र ऊपर नीचे होता रहता है। चीनी का उत्पादन मुख्यतः गन्ने से होता है, किंतु वर्तमान में चुकंदर व शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन हो रहा है। एल्युमिनियम उद्योग, इस उद्योग के स्थानीयकरण में बॉक्साइट व विद्युत की उपलब्धता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इस उद्योग की स्थापना वैसे स्थानों पर हुई है जहां
सस्ती विद्युत ऊर्जा व कच्चा माल उपलब्ध हो। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। बालको ये कोरबा में स्थित है। नालको दामनजोड़ी और अंगुल उड़ीसा में स्थित है। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश, रायगढ़ उड़ीसा और मुरी रांची में स्थित है। मालको ये चेन्नई, मेट्टूर, सलेम तमिलनाडु में स्थित है। वेदांता ये झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है। ये सभी एल्युमिनियम कंपनियां हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक में कच्चे माल के तौर पर नेफ्था, कोक, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट, प्राकृतिक गैस, राक फास्फेट आदि का उपयोग होता है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। 1951 में सिंदरी झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है। उर्वरक उत्पादन में गुजरात, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश अग्रणी हैं। ऊनी वस्त्र की बात करें तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर अग्रणी राज्य हैं। परिवहन की बात करें भारत में तो रेल परिवहन, भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। मुंबई से थाणे के बीच पहली रेलगाड़ी का संचालन लगभग 34 किलोमीटर ये पूरा था दूरी का संचालन हुआ। फरवरी 2019 से नई दिल्ली और वाराणसी के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 पहले कहा जाता था, देश की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी प्रारंभ किया गया। इसके बाद बहुत सारी वंदे भारत ट्रेनें, अभी 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का भारत सरकार का प्लान है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4273 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और वर्तमान में भारत में सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा दमदम से टॉलीगंज कोलकाता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। दिल्ली मेट्रो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली विश्व में पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली के रूप में प्रमाणित किया है। विश्व की पहली मेट्रो रेल 1863 में लंदन में चलाई गई थी, जबकि चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो नागरिक नेटवर्क सेवा है। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, चेन्नई के निकट, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा, जहां पे इलेक्ट्रिक इंजन, एवं मढ़ौरा डीजल इंजन, जो कि बिहार में है, स्थापित किया गया है। रेल पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित किया गया है। ये सब नए कारखाने हैं। इसके अलावा चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन में है, पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कपूरथला में है। रेल पहिया फैक्ट्री ये बेंगलुरु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में है। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज 1.676 मीटर लंबी जो चौड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं। मीटर गज 1 मीटर चौड़ी। नैरो गेज 0.762 से 0.610 सेंटीमीटर तक चौड़ी रेल लाइन को कहते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा में। मानामदुरई से रामेश्वरम तक तमिलनाडु में 114 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक भारत का प्रथम हरित गलियारा घोषित किया गया है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी रेलवे लाइन सिक्किम में भी हो जाएगा। सिबोक पश्चिम बंगाल और रांगपो सिक्किम रेल लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। भारतीय रेलवे ने 2020 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए यहाँ पे चीन भी होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत है, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क विश्व का। कोलकाता मेट्रो को शामिल करते हुए भारत को 18 रेलवे जोनों में विभाजित किया गया है। 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही में ये प्रस्तावित है, उस पर काम चल रहा है। देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तरी जोन में है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एकवर्त कमेटी की सिफारिश पर 1924 में शुरू हुआ पृथक रेल बजट जो है कब समाप्त किया? 2017 से।
इसको आम बजट में शामिल कर लिया गया। विभिन्न रेलवे जोन और उनका मुख्यालय, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, मध्य का मुंबई में है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पश्चिमी का मुंबई में चर्च गेट है, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता गार्डन रीच में है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, उत्तर पूर्वी सीमांत का मालीगांव गुवाहाटी में है, दक्षिणी मध्य का सिकंदराबाद में है, पूर्व मध्य का हाजीपुर में है, उत्तर पश्चिम का जयपुर में है, पूर्वी तट का भुवनेश्वर में है, ईस्ट कोस्ट का, उत्तर मध्य का प्रयागराज में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिम का हुबली में है, पश्चिमी मध्य का जबलपुर में है, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में है, दक्षिण तट का विशाखापट्टनम में है जो कि प्रस्तावित है, जो साउथ कोस्ट रेलवे बन रहा है। भारत में दार्जिलिंग हिमालयी रेल 1881, कालका शिमला रेल 1903, माथेरन हिल रेल 1907, नीलगिरी पर्वतीय रेल 1908, कांगड़ा घाटी रेल 1929, ये पर्वतीय रेल प्रणालियां हैं। दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला पर्वतीय रेलवे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। सड़क परिवहन की बात करें तो देश में आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना है, एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है। वर्तमान में 65% माल ढुलाई तथा 80% यात्री भार का परिवहन सड़कों द्वारा ही होता है। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और प्रबंधन होता है। भारतीय सड़क परिवहन में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क और अन्य सड़कें शामिल हैं, जिनमें सर्वाधिक विस्तार जो है मुख्य जिला सड़कों और अन्य सड़कों का है। अन्य सड़कें मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं, अन्य कस्बों को जोड़ती हैं, विभिन्न जिलों को जोड़ती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव, जिसको कहते हैं तिक्खा मार लो यार, कोई वैकल्पिक रास्ता देख लेते हैं, इस रास्ते में मेन रास्ते में जाम लगी, तो ऐसे रास्ते, तो कुल मिलाकर उनका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का लगभग 1.9% ही है, परंतु कुल यातायात का 40% भार इन्हीं राजमार्गों पर होता है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और प्रबंधन 3 एजेंसियों के माध्यम से करता है: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना है। इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इन योजनाओं को सम्मिलित करेगी। विभिन्न अन्य जैसे रेलवे, यातायात या अन्य क्षेत्र हो गए, उनको आपस में जोड़ करके ये काम को तीव्र करेंगे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात का स्थान आता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई असम में सर्वाधिक है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। विश्व में सड़क की कुल लंबाई के मामले में अमेरिका शीर्ष पर, जबकि भारत एवं चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, पूर्व में इसको NH7 कहते थे, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। NH1 उरी श्रीनगर से लेह तक ये जाता है। NH2 डिब्रूगढ़ से तुईपांग मिजोरम तक। NH3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक। NH16 जो कि GQ है कोलकाता से चेन्नई तक। GQ मतलब ये हो गया जो आपका चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें NH16 आता है, कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। पूर्व में इसका नाम NH5 था। NH19 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। NH27 ईस्ट वेस्ट पोरबंदर से सिलचर तक।
NH44 NS नॉर्थ जो साउथ है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है। पूर्व में इसका नाम NH से बंद था। NH48 ये गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है, दिल्ली से चेन्नई तक जाता है मुंबई से होते हुए। NH52 संगरूर से अंकोला तक जाता है। NH53 हजीरा से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक। NH66 पनवेल नई मुंबई से कन्याकुमारी तक जाता है। NH129 नुमालीगढ़ से दीमापुर नागालैंड तक। NH134 धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड में। NH244 बाटोट से खंबाल तक जम्मू कश्मीर। NH766 कोझिकोड केरल से कोलेगल कर्नाटक तक। जल परिवहन की बात करें तो किसी भी देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल परिवहन महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रूप से तथा 68% मूल्य के रूप में समुद्री परिवहन से संचालित होता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह देश में 12 प्रमुख एवं लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि छोटे एवं मझोले बंदरगाह का प्रशासन राज्य सरकारों या संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। कांडला ये बंदरगाह जो पश्चिमी घाट अरब सागर में है स्थित, तो कांडला दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जिसको कहते हैं गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र में प्राकृतिक बंदरगाह है, सर्वाधिक समुद्री यातायात यहीं से होता है। न्यावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसका नाम पड़ गया है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है। मर्मोगोवा गोवा में स्थित जुआरी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलोर तट ये कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात यहीं से किया जाता है। कोच्चि केरल में प्राकृतिक पत्तन है, वेम्बनाथ झील पर अवस्थित है। पूर्वी घाट या बंगाली खाड़ी में जो अवस्थित बंदरगाह हैं, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित पत्तन है, जबकि हल्दिया इसका गहरे पानी का बंदरगाह है। यहीं पर डायमंड हार्बर स्थित है। पारादीप उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, प्राकृतिक तथा सबसे गहरा बंदरगाह है। एन्नौर के कामराज जिसको बंदरगाह अब नाम दे दिया गया है तमिलनाडु में, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। देश का पुराना एवं मुंबई के बाद दूसरा बड़ा कृत्रिम तथा खुला सागरी बंदरगाह है। ये खुला सागरी बंदरगाह है। तूतीकोरिन वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम दे दिया गया है, तमिलनाडु में स्थित है। मत्स्य पत्तन इसको कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु एवं पारादीप बंदरगाह पर केंद्र सरकार ने नौसेना को अग्रिम अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान की है। इससे पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम एकमात्र प्रमुख नौसैनिक अड्डा था, अभी 2 और हो जाएंगे। इन बंदरगाहों का प्रबंधन पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। शिप रिसाइकलिंग यार्ड। कार्गो के आधार पर शंघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि सिंगापुर दूसरे स्थान पे है। अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करें तो भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना शुरू की है। इस परियोजना से भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग कोलकाता म्यांमार मिजोरम उपलब्ध होगा। यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी तथा इससे म्यांमार के साथ आर्थिक वाणिज्यिक एवं रणनीतिक संपर्कों भी बढ़ावा मिलेगा। कालादान म्यांमार की एक नदी है जो मिजोरम से बहते हुए भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। विभिन्न जो जलमार्ग हैं प्रमुख, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1986 में ये शुरू हुआ था। गंगा भारती एवं हुगली नदी के बीच स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल इन राज्यों में विस्तारित है। तो गंगा भागीरथी और हुगली नदी इसमें ये जल यातायात होगा। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 1988 में शुरू घोषित हुई। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक असम में स्थित है, 891 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 1993 में घोषित। पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर, चंपाकारा नहर से यातायात होगा केरल में
365 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह फैला हुआ है। 2890 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 पूर्वी तटीय नहर एवं मताई नदी, ब्राह्मणी, खरसुआ, धमरा नदी तंत्र, महानदी डेल्टा इसमें सम्मिलित हैं। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में ये विकसित रहेगा। 588 किलोमीटर लंबाई रहेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत देश में कुल 106 जलमार्गों को नए राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। वर्तमान में देश में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इस अधिनियम से कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 111 हो जाएगी। गोदावरी कृष्णा लिंक परियोजना, कृष्णा और गोदावरी नदियों को नहर के जरिए जोड़ने वाली इस परियोजना का नाम क्या है? पट्टी सीमा है। यह सबसे कम समय में अर्थात 1 वर्ष के अंदर पूर्ण होने वाली भारत की पहली नदी एकीकरण परियोजना है। वहीं नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत पहली जो परियोजना है जो शुरू कर दी गई है ये केन बेतवा लिंक है। केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की ये पहल है। गोदावरी कृष्ण लिंक परियोजना अच्छा हो गया। विभिन्न परियोजनाएं हैं भारत की, किस नदी पे स्थित हैं, अवस्थिति कहाँ है देख लीजिए। भाखड़ा नागल ये सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश अवस्थिति है। इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इससे संबंधित हैं, राजस्थान में स्थित है ये। पोंग बांध ये ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना महानदी में स्थित है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे स्थित है, तेलंगाना में। उकाई ताप्ती नदी पे स्थित है, गुजरात में, तापी या ताप्ती नदी पे। फरक्का ये गंगा नदी पे, पश्चिम बंगाल में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, गुजरात में। तुलबुल झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में। नाथपा झाकरी सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। सलाल ये चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर। कोयना कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र। माता टीला बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड। कोसी कोसी नदी पे स्थित है, बिहार में। मयूराक्षी मयूराक्षी या मोर नदी पे, पश्चिम बंगाल। रिहन रिहन नदी पे है, उत्तर प्रदेश। इडुक्की पेरियार नदी पे है, केरल में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। निज़ाम सागर मंजीरा नदी पे है, तेलंगाना में। मेत्तूर कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक। महात्मा गांधी ये जो परियोजना है शरावती नदी पे है, कर्नाटक। दुलहस्ती परियोजना चिनाब पे है, जम्मू कश्मीर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड। इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है, राजस्थान में। जवाहर सागर चंबल नदी पे है, राजस्थान पे। निम्मो बाजगो सिंधु नदी पे है, लद्दाख में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर। उरी परियोजना झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक। सबरीगिरी पंबा नदी पे है, केरल में। तिपाई मुख बराक नदी पे है, मणिपुर में। पोलावरम या इंदिरा सागर बांध गोदावरी नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पे है, केरल में। भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। पहला जल विद्युत संयंत्र। दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नागल एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करता है। वायु परिवहन की बात करें तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब प्रयागराज से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। दिसंबर 1912 में ब्रिटेन स्थित इंपीरियल एयरवेज के सहयोग से भारतीय स्टेट एयरलाइंस ने लंदन कराची दिल्ली उड़ान सेवा शुरू की, जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा थी। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखिए, सबसे ज़्यादा इस समय हवाई अड्डे कहाँ हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में, आपको पता है 8 हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बोरडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है।
त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। प्रमुख जनजातियां भारत की जो हैं तो भील, गोंड, संथाल क्रमशः भारत की पहली, दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजातियां हैं जनसंख्या में। संथाल जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। इरूला दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। इरूला नीलगिरी पर्वत टोडा जनजाति का निवास स्थान कहलाता है। इनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। थारू जनजाति स्वयं को किरात वंशज बताती है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाती है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां गोंड, संथाल, लेपचा जो कि दार्जिलिंग में है। केरल की कुरुम्बा, अलार, इरूला। तमिलनाडु की टोडा, कुरुम्बा, इरूला, कोटा। आंध्र प्रदेश की चेंचू, लंबाडिस, बंजारा, भील। कर्नाटक की राथावा, टोडा, चेंचू, पनियल, सिद्धि, भील, गोंड। बिहार की बैगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर या बीरहोर, बंजारा, संथाल। उत्तर प्रदेश जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू, राजी, चेरो। उत्तराखंड भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा। गुजरात राथावा, सिद्धि, बरदा, गोंड। महाराष्ट्र अंध, खैरवार या खरवार, पटेलिया, बेगा, भील। तेलंगाना बगता, परांगी, रेना। उड़ीसा बगता, भूमिज, कोल, डुंगरिया, कोंध, बोंडा, गोंड। झारखंड में संथाल, मुंडा, बीरहोर, हो, मल, पहाड़िया, असुर, गोंड। छत्तीसगढ़ में अगारिया, खैरिया, मुंडा, धनवार, कोडाकू, गोंड। मध्य प्रदेश में भील, अगारिया, कोल, गोंड, कोरकू। राजस्थान में गरासिया, भील, पटेलिया, सहरिया, मीणा। सिक्किम में लेपचा जो कि पशुपालक जनजाति है। भूटिया, शेरपा, थिनलिम्बू। असम में चकमा, दिमासा, सिथेंग, हाजोंग, कचारी, गारो। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, दिमासा। त्रिपुरा में लुसाई, रियांग, त्रिपुरी, ओरांग, भील। मिजोरम में रियांग, मीजो, चकमा, हाजोंग, हम्मार। मणिपुर में अंगामी, माओ, कोम, लामगांग। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिशमी, सिंगफो, अबोर, अपातानी। नागालैंड में नागा, कुकी, मिकिर और कचारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बकरवाल, गुज्जर, छांगपा, गद्दी, सिप्पी। हिमाचल प्रदेश में सांगला, गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, जोबा। गोवा में ढोडिया, वरली। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में वारली, ढोडिया, कोकना, नायक, सिद्धि, ढोडिया, वारली। अंडमान निकोबार में शोम्पेन, ओंग, जारवा, सेंटलीज। ये प्रमुख तथ्य थे जिनको हम तेजी से हमने आपको रीड कर दिया है। इन दोनों वीडियोस को विश्व भूगोल और भारत के भूगोल को देख लीजिएगा। समस्त फैक्ट्स इसमें सम्मिलित हैं। बाकी जो बचा हुआ है भाग, जो पोर्शन है, इसमें भी जो सम्मिलित है, जो कि सिर्फ मानचित्र देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो मानचित्रण वाले पोर्शन में भारत के भूगोल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।